Hey everyone, welcome to Biology ATs. नीट 2022 एडमिट कार्ड, ड्रेस कोड, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, इन सब से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी सेपरेट डिटेल वीडियो अपलोड कर दी है। हालांकि उन सभी वीडियोस में मुझे जो फ्रीक्वेंटली आज डाउट पूछे गए हैं उन सभी डाउट्स को आज कंसिडर करते हुए मैं इस वीडियो में आप लोगों के नीट 2022 से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। बच्चों, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के मन में अब कोई डाउट ना आए। फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। स्टार्टिंग विद योर नीट 2022 एडमिट कार्ड, नीट 2022 एडमिट कार्ड की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। आपको एडमिट कार्ड में मेंशन किसी भी लाइन का मतलब समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज मेरी वो डिटेल वीडियो जरूर देखिएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। मेरी उस वीडियो में जो कॉमनली आज डाउट्स थे उन सभी डाउट्स के मैं फटाफट आंसर आप लोगों को दे देती हूँ। सबसे पहले मेरे बच्चे, एडमिट कार्ड आपका 4 पेजेस का डाउनलोड हो रहा होगा जिसमें से फर्स्ट 2 पेजेस ले जाना मैंडेटरी है। इन फर्स्ट 2 पेजेस में पहले पेज में आपकी पर्सनल डिटेल्स प्लस अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को सही से फिल करिएगा। फिल करने का तरीका भी मैंने अपनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियो ऑफ नीट 2022 एडमिट कार्ड में शो किया हुआ है। दूसरे पेज में है एक बॉक्स जिसमें कि आपको अपनी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ पेस्ट करनी है। तो मेक श्योर 17 जुलाई को आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ योर एडमिट कार्ड लेकर जा रहे हैं। दूसरा डाउट, डी क्या कलर प्रिंट आउट निकालना है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट? मेरी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों की कोई भी प्रिंट आउट निकालो चलेगा, लेकिन हालांकि उस वीडियो में काफी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ये भी मेंशन किया है कि दी पिछले साल हमारे एग्जामिनेशन सेंटर पे ब्लैक एंड व्हाइट एडमिट कार्ड के साथ एंट्री नहीं मिली थी। तो प्लीज बच्चों रिस्क बिल्कुल मत लीजिए, कोशिश करिए कि कलर प्रिंट आउट आप लोग निकाल सके। अगर आपको लग रहा है कि भाई घर के आसपास दूर दूर तक कलर प्रिंट आउट वाली मशीन अवेलेबल नहीं है तो फिर आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकाले, लेकिन मेक श्योर आपकी फोटो उस एडमिट कार्ड में क्लियरली विजिबल हो। लेकिन कोशिश करो कि कलर प्रिंट आउट निकल जाए तो सबसे बेहतरीन रहेगा। तीसरी चीज, दी मेरी एडमिट कार्ड पर जो फोटो अपलोडेड है जो ऑलरेडी प्रिंट होकर आई है उस फोटो में बैकग्राउंड ब्लू या फिर ब्लैक कलर का है, लेकिन असल में एनटीए की इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। या फिर दी जो मेरी एडमिट कार्ड पे अपलोडेड फोटो है उसमें नेम और डेट मेंशन नहीं है। इस केस में मैं क्या करूं? देखो बच्चे, अपलोडेड इमेज में अगर कुछ करेक्शन की जरूरत आपको लग रही है तो वो तो आप करेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आपको एंट्री जरूर मिलेगी। लेकिन अब जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ आप पेस्ट करने वाले हो, प्लीज अब उसमें तो करेक्शन कर लो। जो फोटो आप पेस्ट करने वाले हो उसमें नेम और डेट मेंशन करो। डेट कौन सी मेंशन करनी है? मार्च या फिर अप्रैल मंथ के बाद की कोई भी डेट मेंशन कर दीजिए, क्योंकि आपका नीट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म मार्च के बाद ही रिलीज हुआ था। तो मार्च या अप्रैल मंथ की कोई भी डेट मेंशन करिए कि इस दिन मैंने फोटो खिंचवाई थी और अपना नाम भी मेंशन कर दीजिए उस फोटोग्राफ में। सेम विद पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, अपना नाम और मार्च या अप्रैल मंथ की कोई डेट मेंशन कर दीजिए। अगर आपके एडमिट कार्ड में अपलोडेड इमेज में ऑलरेडी डेट लिखी हुई आ रही है और वो डेट 2022 के किसी मंथ की है तो उसी सेम डेट को आप लोग प्रिंट करवाएंगे अपने पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ में। ध्यान रखना, जो पोस्ट कार्ड साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप प्रिंट करवा रहे हो ये नॉर्मल पेपर प्रिंट नहीं है। हाँ, फोटोग्राफिक पेपर में ये प्रिंट होगा। जैसे फोटो का प्रिंट निकलता है वो हार्ड कॉपी निकलती है, हार्ड कवर वाला जो पेज होता है उस पेज में आपकी फोटो निकलनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका बैकग्राउंड वाला इशू हो रहा है, देखो फोटो स्टूडियो में या फिर साइबर कैफे में उन लोगों को पता होता है कि किस तरीके से बैकग्राउंड एडिट किया जाए। ब्लैक या ब्लू बैकग्राउंड है, कैसे उसको व्हाइट बैकग्राउंड किया जाए। तो आप फोटो स्टूडियो जाओ, आपके फोन में आपकी फोटो सेव्ड होगी, उनको पेन ड्राइव से या फिर ब्लूटूथ से फोटो प्रोवाइड करो, आपकी फोटो में करेक्शन वो करके देंगे, बैकग्राउंड चेंज करके देंगे, आपकी नेम और डेट डालकर आप लोगों को देंगे। ठीक है, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कम से कम 3 लेकर जाइएगा। एक्स्ट्रा पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ नहीं लेके जानी है। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ बस आपको सेकंड पेज ऑफ योर एडमिट कार्ड में पेस्ट करके जानी है। नेक्स्ट चीज आती है रिगार्डिंग योर थंब प्रिंट। दी हमको थंब प्रिंट जो हमारा लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है वो वर्टिकली प्लेस करना है या फिर हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है। देखिए बच्चे, आपकी ना थंब प्रिंट में इंक लगाने से पहले ही एक बार उस बॉक्स में जरा थंब को लगाकर देखो। जैसे मेरी उंगलियां बहुत छोटी हैं, तो अगर आपको लग रहा है आपका थंब प्रिंट इजीली उस बॉक्स के अंदर फिट हो जाएगा तो वर्टिकली प्लेस कर दीजिए। अदरवाइज आपको लग रहा है नहीं भाई आपका थंब बहुत बड़ा है, आप लोगों का उस बॉक्स से बाहर प्रिंट आ जाएगा, तो आप लोग हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दीजिए। इसके रिगार्डिंग कुछ भी एनटीए ने मेंशन नहीं किया है, तो यू कैन ईदर पुट योर थंब प्रिंट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, इसको लेकर कोई भी कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट चीज, पेरेंट सिग्नेचर। दी अभी जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ या फिर रह रही हूँ, मेरे मम्मी पापा उस सिटी में नहीं है और 17 जुलाई तक पॉसिबल नहीं है कि वो इस सिटी में आ सके। क्या मम्मी पापा के सिग्नेचर कराने जरूरी है? क्या किसी और के सिग्नेचर नहीं चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। आप जिस भी इंसान के साथ रह रहे हैं, आपकी दादी दादा, नानी नाना, चाचा चाची या फिर आपकी लैंडलॉर्ड, जिसके साथ भी आप रह रहे हैं, किसी भी बड़े इंसान का, उनका सिग्नेचर आप करा सकते हैं। किसी भी एक मेंबर का सिग्नेचर आप लोग करा सकते हैं। आई होप एडमिट कार्ड से रिलेटेड
डाउट अब क्लियर हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट आता है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड से रिलेटेड भी डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आपको आई लिंक शो हो गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। बच्चों सिंपल सीधी भाषा में कहूं तो जितना हो सके सिंपल कपड़े पहनिएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अपर वेयर में सिंपल टी शर्ट पहनिए, जैसे ये टी शर्ट मैंने पहनी हुई है, इसमें लाइंस बनी हुई है तो लाइंस तो चलेंगी ना, लाइंस, थोड़ा बहुत प्रिंट्स, थोड़ा बहुत फ्लोरल प्रिंट्स, ये सब चलेगा, बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ ना हो। हाफ स्लीव्स, कट स्लीव्स की आपकी टी शर्ट होनी चाहिए। शर्ट मत पहनिएगा, टी शर्ट में भी वो पोलो टी शर्ट, कॉलर्ड टी शर्ट बिल्कुल मत पहनिएगा। नई नवेली शॉपिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पुराने कपड़ों में भी कोई ना कोई एक कपड़ा आपके पास ऐसा जरूर होगा जो कि सिंपल टी शर्ट और सिंपल ट्राउजर से भरा होगा, तो आप लोगों को वही पहनना है। अगर आपकी टी शर्ट में एक सिंगल पॉकेट है बिल्कुल चलेगा, खूब सारे पॉकेट्स वाली टी शर्ट्स या फिर ट्राउजर्स अलाउड नहीं है। बॉटम वेयर की अगर मैं बात करूं, लड़का हो या लड़की हो जीन्स मत पहनना, लड़कियां लेगिंग्स मत पहनना, कोई भी टाइट फिटेड क्लोथ्स मत पहनना, लूज कपड़े पहनो, प्लाजोस मत पहनना, बहुत ज्यादा फ्लेयर घेरे उसमें होते हैं। जितना हो सके सिंपल ढीले ढाले पजामे पहनना। जैसे नाइट ड्रेस होती है ना, नाइट ड्रेस में कोई बच्चा देखा तुमने बहुत टाइट फिटेड कपड़े पहन रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। हर कोई नाइट ड्रेस में, नाइट सूट में प्रेफर करता है कि लूज कपड़े पहनूं, अपना नाइट ड्रेस पहन के चले जाओ। बच्चों घर में जैसे घूमते हो ना, पजामा और टी शर्ट पहन के, वही पहन के चले जाओ, बट मेक श्योर वो फुल स्लीव्स और 3/4 ना हो, हाफ स्लीव्स या फिर कट स्लीव्स हो। जहां तक बात आती है कस्टमरी ड्रेसेस की, सिख कम्युनिटी है टर्बन, मुस्लिम कम्युनिटी है हिजाब या फिर बुर्का, अलाउड है टाइम पर पहुंच जाना ताकि चेकिंग प्रोसेस आपकी इजीली हो सके। कोई लड़की ऐसी है कि उसकी फैमिली में सलवार सूट के अलावा टी शर्ट, जीन्स, टॉप ये सब पहनना अलाउड नहीं है, बच्चे सलवार सूट पहनकर चले जाना, लेकिन पटियाला सलवार मत पहनना क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा घेरे होते हैं। सिंपल सलवार पहनकर जाना। दुपट्टा डाल के जा रही हो तो कम से कम 12:30 बजे तक एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना ताकि तुम्हारी प्रॉपर चेकिंग हो सके। बेल्ट, कैप, सनग्लासेस बिल्कुल भी मत पहनना। वो पार वाले लेंस, अगर आपकी आई साइट वीक है, पार वाले चश्मे ये आप पहन सकते हैं। स्पेक्स अलाउड है। ठीक है जी, ड्रेस कोड के रिगार्डिंग भी हो गया, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग भी डाउट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट आता है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। इससे रिलेटेड भी डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है। हालांकि फटाफट आपको समराइज करते हुए बताऊंगी। बच्चे आपके नीट 2022 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी चारों सब्जेक्ट्स में आपको 2-2 सेक्शंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए में अगर आपको 35 में से 35 क्वेश्चंस आते हैं तो सारे अटेम्प्ट करके आइए। अगर आपको 35 में से सिर्फ 15 या 20 या 25 क्वेश्चंस ही आते हैं तो उतने ही अटेम्प्ट करके आइए। ऐसा नहीं है कि आपको 35 के 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कितने भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितने आपको आते हैं उतने अटेम्प्ट करिए। मैक्सिमम आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शन बी में आप लोगों के 15 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से मैक्सिमम आप लोग सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करेंगे। भले ही आपको 15 में से 15 क्वेश्चंस आ रहे होंगे, 11 क्वेश्चंस आ रहे होंगे, 12 क्वेश्चंस आ रहे होंगे, डजंट मैटर, आपको 10 ही अटेम्प्ट करने हैं। 10 भी नहीं आते हैं, सिर्फ 5 ही आ रहे हैं, 5 ही अटेम्प्ट करो। देखो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में कोई बाउंडेशन नहीं है, जितने आ रहे हैं उतने अटेम्प्ट करके आओ। लेकिन मैक्सिमम सेक्शन बी में तुम लोग मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस ही मार्क करोगे। दी अगर मैंने गलती से 10 की जगह 11 क्वेश्चंस मार्क कर दी तो क्या होगा? तो ये होगा कि शुरू के जो 10 क्वेश्चंस है वो काउंट करे जाएंगे। जो 11वां क्वेश्चन होगा, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उसको इग्नोर करा जाएगा। ठीक है, चाहे आपने ऐसा क्यों ना करा हो कि आपने क्वेश्चन नंबर 35 कर दिया, उसके बाद 36 किया, उसके बाद 38 कर दिया, बच्चे आपने 37 छोड़ रखा है। शुरू के जो 10 क्वेश्चंस आपने मार्क करे होंगे वो काउंट होंगे, उसके बाद वाला कोई भी क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। तो टाइम वेस्ट मत करना ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में, मैक्सिमम 10 ही अटेम्प्ट करके आइएगा। नेक्स्ट चीज, दी पहले किस सेक्शन से बिगिन करें? मुझे ऐसा लगता है बायोलॉजी हर बच्चे को इजी लगती है और कहीं ना कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अगर बात आए तो बायोलॉजी ज्यादा से ज्यादा बच्चों की बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड होती है। तो या तो आप जूलॉजी से स्टार्ट करें या बॉटनी से स्टार्ट करें। मुझे स्पेशली जूलॉजी पसंद है, तो मैं एक नीट एस्पिरेंट होती तो मैं जूलॉजी से स्टार्ट करती। तो आपको भी बायो का जो भी सब्जेक्ट पसंद है, बॉटनी पसंद है या जूलॉजी पसंद है, उस पर्टिकुलर सेक्शन से आप लोग स्टार्ट करिएगा। अच्छा, पेपर अटेम्प्ट करते हुए, ओएमआर शीट फिल करते हुए आप 2 तरीके अपना सकते हैं। पहला, जैसे कि बच्चे आपने जूलॉजी शुरू करी, जूलॉजी का आपने सेक्शन ए कर दिया, सपोज आपके 35 में से 30 क्वेश्चंस हो गए। जितने क्वेश्चंस आपने सेक्शन ए से कर दीजिए हैं उसकी ओएमआर फिल कर दीजिए। फिर सेक्शन बी करिए, सेक्शन बी से जितने क्वेश्चंस आगे हैं उसके ओएमआर फिल करिए। उसके बाद बॉटनी पे जंप किया, बॉटनी का भी सेक्शन ए किया, ओएमआर फिल कर दी। फिर सेक्शन बी के क्वेश्चंस देखे, फिर ओएमआर फिल कर दी। फिर उसी तरीके से केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी करिए। या तो आप ये तरीका अपनाइए, सेक्शन ए ओएमआर, सेक्शन बी ओएमआर, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 20-20 क्वेश्चंस का स्लॉट बना दीजिए। जैसे मैं पेपर करना जूलॉजी से शुरू कर रही हूं, मैंने जूलॉजी के शुरू के 20 क्वेश्चंस करिए, ओएमआर फिल कर दी। फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करे, फिर ओएमआर फिल कर दी। बॉटनी के भी 20 क्वेश्चंस ओएमआर, 20 क्वेश्चंस ओएमआर। या तो 20-20 क्वेश्चंस के स्लॉट में ओएमआर फिल करिए या फिर सेक्शन वाइज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए ओएमआर फिल करिए। बच्चे अगर आपको लग रहा है कि वो एग्जाम सेंटर में, एग्जामिनेशन हॉल में आपको कुछ भी डाउट है, कोई आपको मिसप्रिंट लग रहा है क्वेश्चन पेपर पे, या फिर ओएमआर में लिखी हुई कोई चीज समझ नहीं आ रही है, कुछ भी डाउट लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कहीं ये डाउट पूछूंगा तो टीचर ये तो नहीं सोचेगा कैसे बचकाने से डाउट पूछ रहा है,
भैया कुछ भी डाउट दिमाग में आ रहा है, प्लीज जो टीचर जिसकी ड्यूटी लगी होगी आपके एग्जामिनेशन हॉल में, प्लीज उनसे डाउट पूछिएगा। पेट में दर्द हो गया है, जुकाम हो रहा है, फीवर हो रहा है, सर घूम रहा है, वॉशरूम जा रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, जो टीचर की ड्यूटी लगी होगी ना उस दिन, वो इसीलिए लगी हुई है क्योंकि वो तुम्हारे डाउट सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। तो कुछ भी दिक्कत हो रही है प्लीज टीचर को कांटेक्ट करिए। चाहे तुम्हें लग रहा है ये तो बहुत छोटी सी दिक्कत है, कोई वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी दिक्कत आ रही है प्लीज टीचर को कांटेक्ट करिएगा। नेक्स्ट इज बच्चे, एक बहुत ज्यादा डाउट बच्चों का पूछा जाता है कि दी अगर OMR शीट में सपोज क्वेश्चन नंबर 23 था, मैं ढंग से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज क्वेश्चन नंबर 23 है, दी इसका आंसर अगर ऑप्शन डी था लेकिन मैंने गलती से ऑप्शन बी मार्क कर दिया है, ठीक है, और मुझे रियलाइज हुआ अरे नहीं इसका आंसर ऑप्शन बी नहीं था, ऑप्शन डी था, अब मैं क्या करूं। इस केस में बच्चे देखो, मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स में सर्च किया कि अगर आप लोग 2 OMR फिल कर देते हो तो क्या इस क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड कंसिडर किया जाएगा या फिर आपको -1 फ्रॉम योर ओवरऑल स्कोर दिया जाएगा। बच्चे इसके रिगार्डिंग ना बहुत सारी वेबसाइट्स में बहुत डिफरेंट आंसर्स हैं। तो अगर मेरी सलाह माने तो आपने किसी क्वेश्चन के आंसर में अगर गलत बबल फिल कर दिया है तो ऑलरेडी आपका -1 तो हो ही रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक और बबल फिल कर दीजिएगा, ठीक है। एक और बबल अगर आप फिल कर देते हैं, -1 होना होगा तो वो तो वैसे भी पहले हो ही रहा था, और अगर इसको अनअटेम्प्टेड कंसिडर किया जाएगा तो वो तो आपके लिए फायदे की बात है ना। वापस बता रही हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में गलत बबल फिल कर दिया है तो -1 कैटेगरी में तो तुम ऑलरेडी आ ही चुके हो। तो आप ये करना कि दूसरा बबल भी फिल करना, हो सकता है तुम्हारे इस वाले क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड कंसिडर करा जाए, ठीक है जी। तो ये तो रहा आपका पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड डाउट। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि अब आप लोगों को रिविजन पर फोकस करना है या फिर मॉक टेस्ट पर फोकस करना है। बच्चों मुश्किल से 2 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आप वो स्टूडेंट हो जिसका रिवीजन कम से कम 3-4 बार का हो रखा है, यू आर कॉन्फिडेंट कि भाई अब तो मेरी थ्योरी बहुत अच्छे से हो रखी है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, 2 दिन बचे हुए, क्वेश्चन से बहुत प्रैक्टिस कर दिए हैं। अगर आपकी ये स्टेट है कि आपको सब कुछ आता है, आपको लग रहा है आप कॉन्फिडेंट है कि भैया इस बार मेरा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, तो आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, और ये मॉक टेस्ट भी 2 से 5.5 वाले स्लॉट में दीजिए ताकि आप उस वाले टाइम पर खुद को खूब एक्टिव रखने की आदत अभी से डाल सके, ठीक। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई अभी जितना मैंने सिलेबस कवर कर लिया था उसमें भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो बच्चे रिवीजन पर फोकस करो। मॉक टेस्ट दोगे तो फिर टाइम वेस्ट ही होगा। तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो हर दिन कम से कम एक मॉक टेस्ट दो, उस तरीके से तुम खुद को इवैल्यूएट कर सकते हो। सिलेबस कंप्लीट हो गया है लेकिन फिर भी वो डाउट आ रहा है कि यार पता नहीं अभी तक याद है चीजें या फिर नहीं है, तो आप लोग प्लीज रिविजन करिए। इस रिविजन में भी अब डिटेल्ड रीडिंग तो नहीं हो पाएगी, आपने एनसीईआरटी बेस्ड जो नोट्स बनाए होंगे उसे पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट करा होगा उनको रिवाइज कर लीजिएगा, फिजिक्स के फॉर्मूले सारे के सारे पढ़ लीजिएगा। बच्चों बायोलॉजी के क्विक रिविजन के लिए ना मैंने अपने टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एडीज पे खूब सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई हुई है। उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है कि आपके नीट बायोलॉजी क्लास 11-12 सिलेबस में जितने भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ऑपोजिट फिलोटेक्सी किसमें होती है, रोल फिलोटेक्सी किसमें होती है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के सारे एग्जांपल्स, वो सारे एग्जांपल्स मैंने एक पीडीएफ के अंदर सम अप किए हुए हैं। तो मैं उस पर्टिकुलर पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूं, क्योंकि वो सारे एग्जांपल्स कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं और चांसेस है कि वहां से बायो में क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं। तो प्लीज उस पीडीएफ से फटाफट 11-12 बायोलॉजी में मेंशन सारे एग्जांपल्स को रिवाइज जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, बायोलॉजी के प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस जरूर करके जाइएगा। हो सकता है आपने अभी तक केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस नहीं करे होंगे, और ये भी हो सकता है कि अगर आप पिछले 5 साल के फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखें तो क्या पता अगर वो क्वेश्चंस आपसे ना बन पाए तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए पिछले 3 साल के क्वेश्चंस जरूर देख लीजिएगा। स्पेशली बायोलॉजी के लिए आप लोग पिछले 5 साल के क्वेश्चंस जरूर करके जाएंगे। थ्योरी बेस्ड है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा उसको एज इट इज रट लेना, लेकिन पिछले 5 साल का पेपर जरूर देख लेना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हर चीज से रिलेटेड डाउट क्लियर करने की मैंने पूरी कोशिश करी। फिर भी कोई भी डाउट लग रहा है, मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर आपको लगातार प्रोवाइड करा रही हूँ, वहां से भी आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस मैं अपलोड कर रही हूँ वो भी प्रैक्टिस करते जाइए। बायोलॉजी सुपर स्ट्रॉन्ग कराने पर फोकस करना, क्योंकि लास्ट 2 दिन में अगर कोई सब्जेक्ट है जिसका ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप रिवाइज कर सकते हो वो बायोलॉजी है। हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपने क्विक रिवीजन नोट्स भी जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू so much for watching this video, and if you like it, make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.